आज सुनिए समकालीन प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका मीनू त्रिपाठी की लिखी हुई कहानी एस्टीमेट। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। दूसरों की बातें सुनना निसंदेह सभ्यता के दायरे में नहीं था। फिर भी वो छोटे भाई महेंद्र और उसकी पत्नी रिया की आपसी संवादों के अंश सुनने का मोह नहीं त्याग पाई। और जो सुना तो ख्याल ही नहीं आया कि उसने फ़ोन उठाया क्यों था। जो शब्द कानों में जा रहे थे उन्होंने संज्ञा शून्य कर दिया कि तभी केतकी भाभी ने आकर हौले से हिलाया और वो सकपका कर कॉर्डलेस फ़ोन रखने लगी। क्या हुआ मनस्वी? मेहंदी वाली से बात हुई? कब आएगी वो? हाँ, वो फ़ोन बिज़ी है। महेंद्र किसी से बात कर रहा है शायद। अरे तो उससे बोलो फ़ोन रखे, तू मेहंदी वाली को फ़ोन लगा। कहते कहते वो चौंकी जब आंगन में बैठे पंडित जी की आवाज़ कानों में पड़ी। बिटिया और उसके मामा मामी को जल्दी बुलाइए। केतकी भाभी हड़बड़ा कर मैं इन्हें बुला लाती हूँ कहते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। मनस्वी भी उठी जरूर, पर धम्म से वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गई। कुछ ही पलों में पंडित जी ने फिर गुहार लगाई। मुहूर्त निकला जा रहा है भाई, जल्दी बुलाइए। इस बार मनस्वी पूरी ऊर्जा से उठी और केतकी भाभी के कमरे की ओर चल दी। दरवाज़ा आधा खुला था और भाभी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। रिया तो आ नहीं पाई। तेल पूजन की रस्म में हमें अकेले ही बैठना होगा। अब लग रहा है कि कानों के टॉप्स की जगह झुमकी ले लेते तो अच्छा रहता। अरे तुम भी क्या लेकर बैठ गई? जो लाए हैं जल्दी निकालो। और फिर पूजा की रस्म ही तो है, दिखावेबाजी क्या करनी। रिया ने कंगन भेजे हैं, वो भी रख लेते। मतलब रिया और महेंद्र के नाम से मायके की शोभा बढ़ जाएगी। रिया ने जो भेजा है वो महेंद्र जाने, तुम जो लाई हो वो निकालो। ज्ञानेंद्र भैया बोले तो केतकी भाभी भुनभुनाई। कहा था एसी 3 टायर की जगह स्लीपर में आ जाएं, 4 पैसे बचाते तो झुमकी आ ही जाती। चिंता ना करो, वापसी स्लीपर से ही है। कमरे के अंदर चल रहे वार्तालाप से मन की कसमसाहट बढ़ गई तो वो बगल वाले कमरे में चली गई। महेंद्र अभी तक फ़ोन पर लगा था। मनस्वी को देखते ही बाद में बात करता हूँ, अभी निकलना भी है, कहकर फ़ोन रख दिया। यहाँ नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है, लैंडलाइन ना हो तो मुश्किल हो जाए, उसने कहा तो मनस्वी ने खाली खाली आंखों से उसे निहारा। महेंद्र ने मुस्कुराते हुए बहन के कंधे को पकड़कर कहा, अब इतना भी नाराज़ मत हो दी। रिया के आने का बहुत मन था, पर इस वक्त तो पूजा में आएगा भी? मनस्वी ने सपाट लहजे में पूछा। नहीं दीदी, सेमिनार के लिए निकलना है, शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँगा। और हाँ, वो कुछ चौंका और बड़े उत्साह से अटैची खोलकर एक सुनहरा डिब्बा निकाला और मनस्वी को थमा दिया। इसमें कंगन हैं, रिया ने अनन्या के लिए बड़े शौक से खरीदे हैं, सबको दिखा देना। शाम को जल्दी आना, कहकर मनस्वी डिब्बा लिए बाहर आई और सहसा अपने कमरे में चली गई। बिना खोले ही उसने कंगन का डिब्बा अलमारी में रख दिया। कमरे से बाहर निकली तो देखा भैया भाभी सामान लिए खड़े थे। भाभी उसे देखकर बोली, महेंद्र को बुला लो, वो तो सेमिनार के लिए निकल रहा है। अरे तो ठीक है, रिया ने कुछ भेजा होगा तो वो तो ले लेती, उनकी ओर से तो मेहमानों को दिखा देना, मायके की शोभा बढ़ जाएगी। अब वो तो मैं अलमारी में रखाई, देखना दिखाना होता रहेगा, वैसे भी मायके की शोभा आप लोगों से है। पूजा का मुहूर्त हो गया, आप और भैया जल्दी आओ बस। मनस्वी की बात सुनकर केतकी भाभी का चेहरा बुझ गया। भाभी का चिंता और संकोच वो समझ रही थी। उनकी आर्थिक स्थिति से वो अपरिचित नहीं थी। घर के लिए कट्टा लोन, हाल ही में हुई बेटी की शादी और एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी के साथ घर चलाना मुश्किल है, वो समझती है। तभी तो मना किया था कि अनन्या के लिए सोने की कोई चीज़ न खरीदें, पर वो नहीं मानी। एक ही तो भांजी है, क्या मैं इतना भी नहीं करूँगी, कहकर केतकी भाभी उपहार के साथ अपने घर से बड़ियाँ, अचार मुरब्बे से भरे मर्तबान तक लिए आईं। घर में मेहमान आएंगे, सब रुचि रुचि खाएंगे तो अच्छा लगेगा, कहकर उन्होंने आते ही साथ ही मर्तबान रसोई में सजा दिए। उसके लिए साड़ी, अतुल के लिए पैंट शर्ट, अनन्या के लिए सोने के टॉप्स और पायल उसे उत्साह से दिखाए। रिया और महेंद्र तो कुछ बढ़िया ही देंगे,
मायके का मान बना रहेगा, वो ये भी सोचे बैठी थी। पर महेंद्र अकेले आया, वो भी अपने ऑफिस की व्यस्तता लेकर। हालांकि आते के साथ ही उसने रिया से बात करवाई। अपने काम का हवाला देते हुए रिया ने ना आ पाने की क्षमा मांगी। साथ ही ये भी बताया कि महेंद्र के हाथों कंगन भेजे हैं। ताकीद भी कर दी कि कंगन सबको दिखाए जाएं। शायद तब से भाभी अपने टॉप्स को लेकर आशंकित हो गई हैं। कंगनों की आड़ में टॉप्स छिपाने की उनकी मंशा मनस्वी समझती है। बावजूद इसके व्यवहार के वो कंगन शगुन को सामान में रखने का उसका मन नहीं हुआ। मायके से आए कपड़े और सामान यहाँ रख दीजिए। पंडित जी के आदेश पर केतकी के हाथ से सामान लेकर मनस्वी ने निर्देशानुसार वहीं रख दिया। पूजा की विधि शुरू हो गई। पंडित जी के इशारे पर केतकी और ज्ञानेंद्र ने मनस्वी को गोद में साड़ी और अतुल के कंधे पर पैंट शर्ट का कपड़ा डाल दिया। ज्ञानेंद्र भैया सहज थे, पर केतकी भाभी की नज़रें वहाँ बैठे मेहमानों, नाते रिश्तेदारों की नज़रें टटोल रही थीं। बिटिया के लिए? पंडित जी के संकेत पर केतकी ने मखमली डिबिया के साथ सुनहरे रेशम की छोटी सी पोटली निकालकर अनन्या के हाथों में रख दिया। छोटे छोटे सोने के टॉप्स और पायल को कौतूहल से निहारती अनन्या के कान में केतकी फुसफुसाई, कैसे लगे? थोड़े छोटे हैं ना टॉप्स? अरे नहीं मामी, ये तो बहुत सुंदर हैं, इनको पहनकर ऑफिस जा सकती हूँ। वैसे भी मेरे तो कान हैवी ईयर रिंग्स कैरी कर ही नहीं सकते। अनन्या ने टॉप्स पर प्रशंसा भरी नजरें डालीं और पोटली से पायल को निकालकर हिला हिला कर घुंघरूओं की रुनझुन सुनने लगी तो सब हंस पड़े। पंडित जी उसे सावधान बैठने का संकेत देकर मंत्रोच्चार करने लगे। हल्के फुल्के माहौल में केतकी भी सहज हो गई थी। पंडित जी के मंत्रोच्चार और अक्षत रोली से अभिपूरित हो वो सामान अब शगुन बन गया था। ज्ञानेंद्र भैया और केतकी भाभी को रस्म अदायगी करते देख मनस्वी के कानों में एक बार फिर रिया की कही बात गूंजी। आ नहीं पाई पर कंगन भेजे हैं, सबको दिखाइएगा। चलिए, यहाँ की पूजा तो हो गई, अब आप लोग अपने अपने कामों में लग सकते हैं। पंडित जी का अल्टीमेटम मिलते ही भैया और अतुल शादी जनवासा देखने निकल गए और केतकी ने मौका देकर मनस्वी को टटोला। सुन, हमारा लाया तो बड़ा हल्का लगा। शगुन को हल्का कहकर मेरा और अपना मन भारी ना करो। अरे वो तो ठीक है, पर कुछ मत कहो। सच कहूँ तो लोगों की दी हुई कीमती चीज़ें बहुतायत में उपलब्ध हैं, पर उनका समय और भागीदारी सुलभ नहीं है। आपका और भैया का घर का हिस्सा बनकर जिम्मेदारियों को निभाते देखना दुर्लभ और बेहद सुखद एहसास है। कैसी बात कर रही हो तुम? अनन्या अपनी इकलौती भांजी है, उसके लिए नहीं करेंगे तो बता क्या फ़ायदा? पर लोकाचार भी तो कुछ होता है। भाभी को संकोच से दोहरी होते देख मनस्वी ने स्नेह से उनको गले लगाकर कहा, यहाँ शगुन रखना था, व्यवहार नहीं। अपने बड़े भाई भाभी के इस विधि में शामिल होने से मेरी तो शान बढ़ गई। फालतू के आडंबर दिखावा ना मुझे पसंद है ना अतुल को। तुम्हें नहीं पसंद वो तो ठीक है, पर बाकी लोग? बाकियों के सामने हमारा मान आप लोगों के होने भर से बढ़ गया। भावुक मनस्वी भरे गले से बोलती जा रही थी। अनन्या की शादी को लेकर खुशी के साथ घबराहट थी कि कैसे निपटेगा सब, पर आप लोगों के आने से बड़ा हौसला मिला, वरना मन में जाने कब का भरा हुआ कुछ अनकहा आंसुओं के रूप में झरने को आतुर हुआ तो भाभी घबरा कर बोली, अरे अब तुम रोने मत लगो, यह आंसू अनन्या की विदाई के लिए बचा कर रखो। केतकी मामी, मेरी विदाई में रोने का प्रोग्राम मत बनाओ, आजकल कोई नहीं रोता। अनन्या ने अचानक बीच में आकर दोनों के कंधों पर अपनी बाहों का घेरा डालकर कहा तो दोनों चौंक उठीं और फिर हंस पड़ीं। शादी की गहमा गहमी में एक बार फिर उल्लास के रंग बिखर गए। जहाँ केतकी और ज्ञानेंद्र तन मन से जिम्मेदारियां ओढ़ पूरे उत्साह से काम में जुटे थे, वहीं मौज मस्ती भी जारी थी और अफरा तफरी का भी माहौल था। देर से आने वाले मेहमान बनाम रिश्तेदार समझ नहीं पा रहे थे क्या मदद करें। वहीं कुछ हक से काम ढूंढ ढूंढ कर रहे थे। कुछ लोग मूक दर्शक बने काम कैसे हो रहा है देख रहे थे। इससे बेहतर कैसे क्या हो सकता था, क्या कमियां रह गईं, कैसे दूर की जा सकती थीं,
इसका आकलन करते हुए भविष्य के लिए अनुभव संरक्षित कर रहे थे तो कई गप्पों और ठहाकों में डूबे थे। मेहमानों के आगमन और छाई रौनक से अतुल और मनस्वी प्रफुल्लित मन से इधर उधर दौड़ते थे। शाम तक महेंद्र भी आ गया था। कोई काम हो तो मुझे बताओ, कहकर वो भी व्यस्त हो चला। रिया वक्त बेवक्त फ़ोन पर हालचाल लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही थी। शादी वाले दिन तो घर में तिल रखने की जगह भी नहीं बची। मनस्वी और अतुल सभी मेहमानों से हंस मुस्कुरा जरूर रहे थे, पर उनका चित्त ठिकाने नहीं था। आने वाले कार्यक्रमों को लेकर स्वाभाविक सी उद्विग्नता बराबर बनी रही। मेहंदी, बारात, जयमाल, कन्यादान का समय कब आया और निकला पता ही नहीं चला। विदाई की घड़ी आते आते मनस्वी और अतुल थकने लगे थे। विदाई में न रोने की कस्में खाने वाली अनन्या न केवल मम्मी पापा वरन मामा मामी के गले लगकर खूब रोई। अनन्या की विदाई के साथ ही मेहमानों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ। जाते जाते महेंद्र ने कंगन के बारे में पूछा तो मनस्वी ने उसे आश्वस्त कर दिया कि कंगन सबको बहुत पसंद आए। कंगन अलमारी से निकले ही नहीं, ये सच कहकर वो अपने भाई को दुखी नहीं करना चाहती थी। शाम तक सभी चले गए थे। ज्ञानेंद्र और केतकी की ट्रेन दूसरे दिन शाम को होने से घर का काफ़ी काम संभल गया। इच्छा शक्ति के बलबूते पूरा दिन काम निपटता रहा। रात होते होते भाभी, भैया और अतुल जहाँ तहाँ सो गए, पर मनस्वी की आंखों में नींद नहीं थी। बेटी की शादी का सपना किसी सपने सा बीत गया। रह रहकर पिछले कुछ दिनों की छवियां रील की भांति मुदी आंखों से उतरने लगीं। कितने दिनों की प्लानिंग थी, सब कुछ नियोजित था, फिर भी मौके पर समय, काल और परिस्थितियों की ज़रूरत के मुताबिक फेरबदल के साथ ही निपटा। सब कुछ उतना व्यवस्थित तो नहीं था जितना सोचा। जो ज्ञानेंद्र भैया और केतकी भाभी ना आते तो सोचकर ही उसका मन धड़क गया। उसे याद आया जब केतकी भाभी और ज्ञानेंद्र भैया पहुंचे थे तब वो कितनी हैरान परेशान सी थी। उसकी निचुड़ी सी सूरत देखकर भाभी ने अफसोस से कहा था, मुझे पता होता तो मैं 2 दिन और पहले आ जाती। उसके बाद जिस तरह उन्होंने काम संभाला, देखने वाले कायल हो गए। वो और अतुल भैया भाभी की मौजूदगी से कैसे निश्चिंत हो गए, कैसे रातों रात मिठाई और फलों के टोकरे उनके बलबूते हंसते बोलते पैक किए गए। काम के साथ साथ हंसी मजाक और अतीत के पुराने किस्से दोहराए जाते, तो वहीं दिन भर में बीते पल साझा करके खुशी संतोष के साथ आगामी समय के लिए नसीहतें ली और दी जाती। सब हो जाएगा। इन जादुई शब्दों के साथ भैया भाभी लगातार उनकी जिम्मेदारियों को बांटते रहे। हलवाई जनवासे से लेकर घरातियों बरातियों की व्यवस्था करते करते ज्ञानेंद्र भैया और केतकी भाभी सबके प्रिय हो गए। घर से लेकर बाहर सबकी जुबान पर भैया भाभी का नाम था, वरना उनके आने से पहले उसकी क्या हालत थी। कभी हिसाब वाली डायरी रखकर भूल जाती तो कभी चाबियां गुमा देती। ना खाने का होश, ना पहनने ओढ़ने का। शादी की अनगिनत बातें, रोचक किस्से सब चलचित्र की तरह मनस्वी की आंखों के सामने तब तक घूमते रहे जब तक नींद ने अवश नहीं कर दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह रिया का फ़ोन आया। दीदी, थकान उतरी या नहीं? महेंद्र बता रहे थे शादी बहुत बढ़िया हुई, सब अच्छा रहा। हाँ रिया, सब ठीक रहा, मनस्वी बोली तो उसने उत्साह से पूछा, अनन्या को मेरे भेजे कंगन कैसे लगे? आपने सबको दिखाए या नहीं? अच्छे थे। मनस्वी का निर्लिप्त छोटा सा जवाब उसे अपेक्षित नहीं था। केतकी भाभी क्या दे गई हैं? पूछते समय उसे शायद अंदाजा नहीं था कि भाभी अभी गई नहीं है। मनस्वी भावुक स्वर में बोली, काफ़ी कुछ दिया है रिया, इतना ये हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। अच्छा, ऐसा क्या दे गई? अपना समय, साथ और आत्मबल जो उनके आने से बढ़ा है। इंतज़ार तो तुम्हारा भी था। न चाहते हुए भी निज स्वर में उतर तलखी को मनस्वी ने महसूस किया और मौन साध लिया। रिया भी शायद बदले सुर और कहे का भाव टटोल रही थी। उस दिन तो नेह भरा उल्हाना दिया था, क्यों नहीं आई तुम? हम सब कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आज दोबारा वही कहा जाना, वो भी बदले अंदाज में कुछ संकेत दे रहा था। रिया संभल कर बोली, आपको क्या पता
यहाँ ऑफिस में कितना काम था, छुट्टी नहीं मिली तो क्या करती। आखिरी वक्त पर टिकट कैंसिल करवाना बहुत महंगा पड़ा। आप तो जानती हैं एयरलाइंस आखिरी समय पर बुकिंग कैंसिल करवाने पर रिटर्न न के बराबर देती है। जब रिया मनस्वी को अपने हुए नुकसान का ब्यौरा दे रही थी, ठीक उसी वक्त अतुल कमरे में आए। इशारे से पूछा किसका फ़ोन है, तो मनस्वी ने बस होंठ हिलाए, रिया। तो उन्होंने फ़ोन ले लिया और परिहास करते बोले, अभी भी देर नहीं हुई है, आपकी अकाउंटेंसी वाली स्किल अभी भी काम आ सकती है, सबका हिसाब किताब करना भी बाकी है। मनस्वी की मनस्थिति से अनजान अतुल बेफिक्री से अपनी सलहत से मजाक कर रहे थे। शायद अच्छा ही किया जो अतुल ने फ़ोन ले लिया था, वरना मन में भरा जाने किस तरह निकलता और क्या कुछ बहा कर ले जाता। मनस्वी ने फ़ोन रख दिया था। केतकी भाभी के निकलने का समय भी हो रहा था। चलते समय वो चिंता से बोली, अभी बहुत काम है तुम्हारे लिए, अकेली कैसे करोगी सब। उनके चेहरे पर चिंता के भाव देख मनस्वी की आंखों में नमी आ गई और वो उनसे लिपट गई। बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर केतकी भाभी की सादगी के आगे सब शब्द मानो चुप गए थे। भैया भाभी चले गए तो घर में सूनापन बहुत बढ़ गया। भैया भाभी के लिए जो महसूस कर रही थी, काश ऐसा वो महेंद्र और रिया के लिए भी महसूस थी। काश उस दिन मेहंदी वाली को फ़ोन करने के लिए एक्सटेंशन में लगा फ़ोन न उठाती, न सुनती रिया और महेंद्र की बातें जो रह रहकर कानों में गूंज उठती। सब तुम्हें पूछ रहे हैं, आ जाती तो अच्छा होता। महेंद्र का रिया को दिया उलाहना मन पर मरहम रखता, उससे पहले ही रिया ने नमक रगड़ दिया। कह दो अकाउंटेंट हूँ, ये समय बैलेंस शीट क्लोज करने का है, ऐसे में छुट्टी मिलना नामुमकिन है। हद है, इतनी सी बात नहीं बता सकते। एक ही तो भांजी है, अच्छा लगता है क्या जो नज़दीकी रिश्तेदार भी ना पहुँचे। 2 दिन की छुट्टी तो मैं मिल ही रही थी। महेंद्र की धीमी आवाज़ पर उत्तेजना से बोली, 2 दिन में कितना खर्च होता पता है तुम्हें, तो दुनियादारी की समझ ही नहीं है। कौन सी कमी छोड़ी है बताओ। कंगन भेजे हैं जिसके बारे में मनस्वी दीदी ने सोचा भी नहीं होगा। ये तो अच्छा हुआ कंपनी ने ऑफिस के काम से तुम्हें वहीं भेज दिया, काम के साथ शादी में भी शामिल हो गए। अलग से जाते तो कितना खर्च होता। तुम्हारा एयर टिकट कंपनी ने अरेंज कर दिया, मैं क्या करती। मैंने एस्टीमेट बनाया था, लंबा खर्च था। एयर टिकट करवाती तो कम से कम 15-20 हज़ार खर्च होते। जाने से पहले शॉपिंग और दूसरे खर्चे होते लगभग 9-10 हज़ार। इसके अलावा वहाँ भी गिरी हालत में 4-5 हज़ार खर्चा हो ही जाते। कपड़े लत्ते लेने पड़ते वो अलग, और फिर अपने स्टेटस को देखते हुए कुछ ढंग का ही देते। सारा खर्चा बचा कर ही कंगन भिजवाए हैं। दीदी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना महंगा कुछ देंगे हम। अपने ऊपर होने वाला खर्चा टाल कर कीमती कंगन दे पाए। आना नहीं आना तो 2 दिनों में सब भूल जाएंगे, बस यही लिया दिया याद रहता है। ये व्यवहार है जो कंगन के रूप में हमेशा सुरक्षित रहेगा। देर तक मनस्वी दुनियादारी और हिसाबी व्यवहार की व्याख्या में उलझी रही कि तभी अतुल की आवाज़ से चौंकी। अरे तुम यहाँ बैठी हो, बिठा आया भैया भाभी को ट्रेन में। पसीने से तरबतर अतुल कह रहे थे। स्लीपर डिब्बे में गजब की भीड़ थी, थोड़ा प्लान करके आते तो एसी डिब्बे में रिजर्वेशन मिल जाता। उसकी बात पर मनस्वी के होठों पर एक फीकी मुस्कान आई। कैसे बताती 2 अलग सोच पर टिकी दोनों भाभियों की प्लानिंग। एक बार मन में आया कि स्लीपर में जाने की और रिया के ना आने की वजह अतुल से कह दे। वैसे एक बात कहूँ, ज्ञानेंद्र भैया और केतकी भाभी के आने से बड़ी सहूलियत रही। अतुल के चेहरे पर भैया भाभी के लिए कृतज्ञता के भाव देखकर मन में आया विचार उसने त्याग दिया। मायके के जिस मान सम्मान को भैया भाभी सहेज गए थे, उसे अपने क्षोभ और रिया के संकीर्ण विचारों के चलते तितर बितर नहीं करना चाहती थी। मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर अतुल गुसल खाने की ओर बढ़ गए और वो उस अलमारी की ओर जहाँ रिया के कंगन पूरी दुनियादारी को समेटे रखे हुए थे। कंगन का सुनहरा डिब्बा उठाकर खोला, पर दिल से दुनियादारी के शुष्क भाव के अलावा कुछ नहीं छलका। डिब्बे को बंद करते हुए ख्याल आया कि शादी जैसे कामकाज में केतकी भाभी की भागीदारी और उनके स्नेह का मुकाबला डिब्बे में बंद कंगन करेगा। ये मानसिकता रिश्तों को कहाँ ले जाएगी।
उसने कुछ बुझे मन से कंगन को दराज में डाल दिया और फिर भाभी की लाई साड़ी पर स्नेह से हाथ फेरते हुए उसे ससम्मान अलमारी में और भाभी को मन में जगह दे दी, वो भी हमेशा के लिए। अभी आप सुन रहे थे मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई कहानी एस्टीमेट। रिश्तों के महत्व को स्वीकारती हुई एक सशक्त कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।